नमस्कार, आवाज समाचार देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं स्मिता रुशाल। वक्त हो गया 4 बजे की तमाम अहम और बड़ी खबरों का, जिस पर करेंगे नजर। लेकिन उससे पहले नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर। इजरायल के गाजा में हमास पर एयर स्ट्राइक जारी। हमास के वित्त मंत्री समेत कई हमलावर ढेर। इजरायल पर फास्फोरस बम इस्तेमाल करने का आरोप। इधर लेबनान से हिजबुल्लाह ने उतारी इजरायल में रॉकेट। निफ्टी बैंक एक्सपायरी के दिन बाजार में जोश। सेंसेक्स 394 और निफ्टी 122 अंक चढ़कर बंद। रियलिटी, ऑटो, इंफ्रा, फार्मा में तेजी। बैंक ऑफ बड़ौदा के मोबाइल ऐप पर आरबीआई का एक्शन। ऐप से नए ग्राहक जोड़ने पर रोक, पुराने ग्राहकों पर नहीं होगा असर। बैंक ने कहा ऐप पूरी तरह सुरक्षित। इनकम टैक्स के नए रिजीम में अभी नहीं होगा कोई बदलाव। हमसे एक्सक्लूसिव बातचीत में बोले सीबीडीटी चेयरमैन। अगले साल जुलाई के आंकड़े आने के बाद होगी समीक्षा। युवाओं में नेतृत्व क्षमता विकसित करने के लिए बनेगी नई संस्था मेरा युवा भारत। केंद्रीय कैबिनेट ने दी मंजूरी। लिथियम समेत 3 जरूरी मिनरल की रॉयल्टी फिक्स। गुजरात के सीएम भूपेंद्र पटेल ने मुंबई में किया रोड शो। मुकेश अंबानी, एन चंद्रशेखरन, कुमार मंगलम बिरला समेत कई उद्योगपतियों से की मुलाकात। वाइब्रेंट गुजरात समिट में आने का दिया न्योता। वर्ल्ड कप में आज भारत और अफगानिस्तान में मुकाबला। टॉस जीतकर अफगानिस्तान कर रहा है पहले बल्लेबाजी। 3 विकेट के नुकसान पर 100 रन। और बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे इजरायल और हमास के बीच चल रहे ऐलाने जंग की। इजरायल और हमास के बीच चल रही ये जो जंग है, ये दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। इजरायल हमास जंग का आज 5वां दिन है। रात भर में इजरायल ने गाजा में हमास के 200 ठिकानों पर हमले किए हैं। इनमें से हमास के कई आतंकी ठिकाने शामिल हैं। इजरायल के हवाई हमले में हमास के वित्त मंत्री समेत कई आतंकी ढेर हो गए। इधर आज लेबनान की तरफ से भी उत्तरी इजरायल में रॉकेट दागे गए। यानी कि गाजा से हमास और लेबनान से हिजबुल्लाह की तरफ से इजरायल पर 2 तरफा अटैक इस वक्त हो रहा है। तो वहीं इजरायल पर हमारे जो हमास है उसके खिलाफ फास्फोरस बम का इस्तेमाल करने के भी आरोप लग रहे हैं। गाजा की जो सीमावर्ती इलाके हैं उस पर कब्जा करने के बाद इजरायल के रक्षा मंत्री ने गाजा का नक्शा बदलने की चेतावनी भी दी है। जंग के बीच बातचीत का दौर भी जारी है। कल इजरायल के पीएम नेतन्याहू ने अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन से तीसरी बार बातचीत की। हथियारों से लैस अमेरिकी विमान भी इजरायल पहुंच चुका है। आज अमेरिका के विदेश मंत्री जो एंटनी ब्लिंकन है वो इजरायल पहुंचेंगे। इस बीच इजरायल हमास जंग का ताजा अपडेट बताने के लिए इजरायल से हमारे साथ फर्स्ट पोस्ट की मैनेजिंग एडिटर पलकी शर्मा उपाध्याय जुड़ गई हैं। पलकी जी, इजरायल हमास में जंग की क्या कुछ अपडेट है और अब ये लड़ाई एक से ज्यादा मोर्चे पर पहुंच गई है, क्या अब इजरायल जमीनी जंग शुरू करने वाला है क्या? जी, इनफैक्ट ये अब 3 फ्रंट पे एक्शन हमें दिख रहा है। एक तो गाजा की तरफ जहाँ पे बमबारी जारी है और काफ़ी हैवी फायरिंग हो रही है। रॉकेट्स लगातार इजराइल की तरफ से दागे जा रहे हैं गाजा में। और गाजा आप जानते हैं कि एक कंक्रीट जंगल है। जो डेंसिटी है, पॉपुलेशन डेंसिटी, वो बहुत ज़्यादा है। 365 स्क्वायर किलोमीटर का पूरा क्षेत्र है और उसमें करीब 20 लाख लोग रहते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि कितने पास लोग रहते हैं और सिविलियन कैजुअलिटीज़ अवॉइड करना बहुत मुश्किल है। तो गाजा में तो प्राइमरी फोकस है। उसके अलावा लेबनान के बॉर्डर पे हिजबुल्लाह की तरफ से कुछ अटैक्स आए हैं और इजराइल ने उसका जवाब दिया है। कुछ मिलिट्री एक्शन वहाँ पे भी देखा गया है। सीरिया में भी जो ईरान के कुछ एसेट्स हैं उनके ऊपर इजरायली हमले की खबरें हैं। तो 3 दिशाओं में एक्शन हो रहा है। उसके अलावा ग्राउंड ऑफेंसिव की आपने बात की। ग्राउंड ऑफेंसिव इज़, आई वुड से, नॉट अ क्वेश्चन ऑफ इफ़ बट व्हेन, क्योंकि पूरी तैयारी हो गई है। इजराइल की जो सेना है वो गाजा के बॉर्डर पे तैनात है और गाजा के बॉर्डर पे मैं आपको बताना चाहती हूँ कि 7 चेक पॉइंट्स हैं, जिनमें से 6 इजराइल की तरफ खुलते हैं और 1 इजिप्ट की तरफ खुलता है। तो पूरा उसको एरिया को सील किया जा रहा है, कंट्रोल किया जा रहा है। ग्राउंड ऑफेंसिव की तैयारी की जा रही है और अमेरिका जैसे देश जो हथियार भेज रहे हैं, कल एक फ्लाइट आई थी क्रिटिकल एम्यूनिशन के साथ। एक अमेरिकन वॉरशिप यूएसएस जेरल्ड फोर्ड ऑलरेडी यहाँ पे आ चुकी है और दूसरी वॉरशिप भी इस तरफ रुक कर रही है जिसका नाम है यूएसएस आइजनहावर। तो पूरी तैयारी है ग्राउंड ऑफेंसिव की और इस लड़ाई को एस्केलेट करने की।
जी, बहुत शुक्रिया तमाम डिटेल्स के लिए आपका पलक जी। और इजराइल में गाजा से हमास की तरफ भी हमले हो रहे हैं। ऐसा ही एक हमला जेरौत में हुआ, जहां पर न्यूज 18 नेटवर्क की टीम मौजूद थी। हमारे संवाददाता नीरज कुमार बता रहे हैं वहां का क्या कुछ हाल है। और जेरौत में है, और जेरौत में हर जगह आप देख सकते हैं ये मिसाइल अभी थोड़ी देर पहले, कुछ मिनटों पहले गिरा है। करम, आप थोड़ा सा नजदीक से दिखाकर चले, हम लोग यहाँ से निकलेंगे क्योंकि यहाँ हमें बताया गया कि मूव ऑन, यहाँ से निकलिए। व्हेन इट ड्रॉप्ड, आप देख सकते हैं थोड़ी देर पहले ड्रॉप हुआ है, कुछ ही मिनटों पहले धुआं निकला है, गाड़ियां रुक गई हैं, लोग यहाँ रुक गए हैं। मिसाइल आप देख सकते। करम, आप इधर से दिखाइए, करम यहाँ से तस्वीरें दिखाइए। देखिए हर मिनट गाजा पट्टी से हमला हो रहा है। एयर को सिक्योर के इस तरह से मिसाइल से जब भी हमला होता है वहां देख सकते हैं इस तरह से वहां मिसाइल गिरा और ये आग लग गई। महज आधे घंटे पहले ये मिसाइल यहाँ ड्रॉप हुआ है और देख सकते हैं ओपन स्पेस में गिरा है और कितना प्रभाव होता है वो हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। यहाँ एम्बुलेंस तुरंत पहुंच जाते हैं, जब मिसाइल से हमला होता है तो एम्बुलेंस की गाड़ियां पहुंच जाती है। अगर किसी को कुछ हुआ तो ये लोग उन्हें तुरंत कैरी करते हैं, उन्हें मूव करते हैं इस प्लेस से। और इजराइल हमास के बीच जंग में किसका क्या है खेल, आज जवाब अड्डा में इसी पर करेंगे बड़ी चर्चा शाम 7:57। और इजराइल हमास युद्ध के बाद बात करेंगे पठानकोट की, जहां हमले का एक मास्टरमाइंड और दुश्मन भारत का आतंकवादी शाहिद लतीफ पाकिस्तान में मारा गया। पाकिस्तान की एक मस्जिद में उसकी गोली मारकर हत्या कर दी गई। हालांकि अभी तक उसके हमलावरों की पहचान नहीं हो पाई है। लतीफ ने भी 2016 में पंजाब के पठानकोट के एयरबेस पर जो आतंकवादी हमले हुए थे उसकी साजिश रची थी। वो मास्टरमाइंड था उसका, वो जैश का आतंकवादी था। भारतीय एजेंसियां काफी समय से उसकी तलाश कर रही थी और आज पाकिस्तान में उसकी गोली मारकर हत्या कर दी गई। और अब बात करते हैं बाजार की, जहां आज निफ्टी बैंक एक्सपायरी के दिन बाजार में जोश रहा। इसी के साथ बाजार दूसरे दिन हरे निशान पर बंद हुआ। सेंसेक्स 394 अंक चढ़कर 66,473 पर बंद हुआ। तो वहीं निफ्टी की अगर बात करें तो ये 122 अंक चढ़कर 19,811 पर बंद हुआ। आज सबसे ज्यादा खरीदारी रियलिटी, ऑटो, इंफ्रा शेयरों में रही। आईटी, पीएसयू, बैंकिंग शेयरों पर आज दबाव देखा गया। मार्केट का पूरा एक्शन समझने के लिए चलते हैं यतिन के पास। यतिन, कल के बाद आज भी मूड काफी अच्छा बाजार का, क्या हाल रहा? तो देखिए, अगर हम बाजार की बड़ी बातें करें तो जो ब्रॉड पिक्चर था, सोमवार को जब हम खुले थोड़ा इजरायली वॉर को लेके एक चिंता थी बाजार में, लेकिन 19,500 का लेवल हमने बरकरार रखा। येस्टरडे की तेजी को कंटिन्यू करते हुए आज के दिन भी हमने बाजार में अच्छा मोमेंटम देखा और बहुत सारे स्टॉक्स आपको बहुत अच्छी तरीके से मूव होते हुए दिखाई दी। इनफैक्ट रियल्टी इंडेक्स 15 साल के हाई पे, बहुत सारे आपको स्टॉक्स बैंकिंग सेक्टर में दिखेंगे जहां अच्छा खासा मोमेंटम था। मिड कैप, स्मॉल कैप इंडिसेस में भी आधे % तक के आपको गेन्स आते हुए नजर पड़े। लेकिन ओवरऑल अगर हम देखें तो टीसीएस और इन्फोसिस के रिजल्ट्स के पहले आईटी शेयर्स में थोड़ा बहुत दबाव था, लेकिन कुछ ही समय में अब टीसीएस के रिजल्ट्स आएंगे तो उस पर आपको हम एनालिसिस करके बताएंगे। तब तक ओवरऑल बाजार का जो मूड माहौल था आज बहुत अच्छी तरीके से तेजी की तरफ था और 19,800 के आसपास बंद होता हुआ आपको बाजार दिखाई पड़ा। जी, इसके अलावा सेक्टर्स में किस तरीके का एक्शन रहा आज? तो निफ्टी के गेनर्स की बात करें तो बहुत सारे स्टॉक्स आपको गेनिंग साइड पे ही बाजार में दिखते हुए पता चलेंगे। अगर हम हीरो मोटोकॉर्प की बात करें तो 4% की तेजी के साथ यहां कारोबार होता हुआ दिखाई पड़ा। ग्रासिम, विप्रो, अल्ट्राटेक सीमेंट जैसे काउंटर्स में भी अच्छी खासी खरीदारी रही। इनफैक्ट सीमेंट काउंटर्स में आज ओवरऑल बाइंग दिखी। लूजिंग साइड पे थोड़े बहुत आईटी काउंटर जैसे कि एचसीएल टेक्नोलॉजीज, एलटीआई, माइंट्री आपको दिखाई पड़ेंगे। इन्फोसिस में भी डेज हाई से आपको लगभग 1-1.5% का कट आता हुआ दिखाई पड़ा। इसके अलावा कोल इंडिया और एसबीआई जैसे काउंटर्स में भी लगभग आधे % का डिक्लाइन आपको दिखा। लेकिन एक्शन पूरी तरीके से आपको मिड कैप इंडेक्स में दिखाई पड़ेगा, जहां लक्ष्मी ऑर्गेनिक्स निफ्टी 500 में सबसे बड़ा गेनर था आज, 11.5-12% के गेन्स। टानला प्लेटफॉर्म्स, वेल्सपन कॉर्प, वेल्सपन इंडिया, शारदा क्रॉपकेम, इन सब काउंटर्स में भी 4 से 5% तक की आपने तेजी देखी। लूजिंग साइड पे पीएसयू बैंक्स थे, चाहे वो बैंक ऑफ बड़ौदा हो, चाहे वो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया हो, 2 से 3% की डाउनटिक वहां दिखे। स्टर्लिंग विल्सन सोलार, इन्होंने अपने रिजल्ट्स पोस्टपोन की, जिसके बाद स्टॉक में 5% का डिक्लाइन। और पॉली मेडिक्योर और इन्फीबीम जैसे काउंटर्स में भी आपने 2 से 3% तक के डिक्लाइंस देखे।
जी, बहुत शुक्रिया तमाम मार्केट अपडेट के लिए आपका यतिन। तो कुल मिलाकर कुछ ऐसा रहा मार्केट का हाल और गोल्डीलॉक्स प्रीमियम रिसर्च के फाउंडर गौतम शाह का कहना है कि आईटी, फार्मा और ऑटो सेक्टर्स बाजार में अच्छा कर रहे हैं। उनके मुताबिक निवेशक पोर्टफोलियो में 20 से 25% हिस्सा आईटी का रख सकते हैं। हमें आईटी अच्छा लगता है, हमें फार्मा अच्छा लगता है और हमें ऑटो अच्छा लगता है। मुझे लग रहा है कि ये तीन ऐसे सेक्टर्स हैं जहां पर कमिटमेंट बढ़ानी चाहिए और बाजार में कुछ भी हो जाए, वॉलेटिलिटी आ जाए, वीकनेस आ जाए, ये तीन सेक्टर्स खड़े रहेंगे और इसमें स्मार्ट मनी की काफी फ्लो हमें लग रहा है कि आया है पिछले 2-3 हफ्तों। 8 से 10% की राइज हम आईटी स्टॉक्स में देखेंगे और क्योंकि लोग दूसरे सेक्टर्स में प्रॉफिट बुकिंग करके इसमें आ रहे हैं तो मुझे लग रहा है कि रिलेटिव स्ट्रेंथ कंटिन्यूअस बेसिस पे रहेगा। मिड कैप आईटी तो काफी चल चुका है। अगर आप एलटीटीएस को देखिए, कोफोर्ज, परसिस्टेंट सिस्टम्स, सारे स्टॉक्स अच्छे लगते हैं। ई क्लर्क्स जो हमने रेकमेंड किया था 2 हफ्ता पहले, सारे चल चुके हैं और अभी भी बने रहिए। लार्ज कैप्स में टीसीएस, एचसीएल टेक, टेक महिंद्रा, विप्रो हमारा प्रेफरेंस है और हमें लग रहा है कि यहां से अगर बाजार नीचे भी जाता है तो ये स्टॉक्स एक्चुअली आपको रिटर्न देंगे। तो आपके पोर्टफोलियो का 20 से 25% अभी आईटी में होना चाहिए। और भारत पर सीएलएसए सुपर बुलिश है। पोर्टफोलियो में भारत का वेटेज 20% तक उसने बढ़ाया है। पूरी रिपोर्ट जानेंगे यतिन मोता से। यतिन, बताएं जरा क्या कुछ है इस रिपोर्ट में सीएलएसए के। सीएलएसए की बात करें तो इन्होंने इंडिया का जो वेट है और स्टांस है वो दोनों ही चेंज कर दिया है। सीएलएसए काफी समय से इंडिया के ऊपर एक नेगेटिव व्यू यानी अंडरवेट व्यू रख के बैठा हुआ था, लेकिन एमएससीआई इंडेक्स पे जो इंडिया का वेट है उससे अब 20% ज्यादा वेट सीएलएसए अपने मॉडल पोर्टफोलियो में इंडिया के लिए रख रहा है। अगर आपको ध्यान है तो कुछ ही महीनों पहले सीएलएसए ने इंडिया को अंडरवेट कर दिया था और जो एमएससीआई का वेट है उससे 40% कम वेट इंडियन इक्विटीज को दिया था। लेकिन सीएलएसए को लगता है कि जिस हिसाब से ओवरऑल मैक्रो इकोनॉमिक इंडियन सिचुएशन इंप्रूव हुई है, इससे शायद आपको इक्विटीज में आउट परफॉर्मेंस होता हुआ दिखाई पड़े। जहां तक कि सेंट्रल बैंक का सवाल है यानी आरबीआई का सवाल है, उनकी पॉलिसी भी बहुत जबरदस्त तरीके से बेटर है यूएस फेडरल रिजर्व के मुकाबले। और ओवरऑल अगर हम देखें तो जो सस्ता क्रूड ऑयल हम रशिया से इंपोर्ट कर रहे हैं और जो करंटली फ्यूल सप्लाई सिचुएशन है इंडिया में, उसका कोई एक्सटर्नल शॉक नहीं दिखाई पड़ रहा है इकोनॉमी में। इनफैक्ट जो ग्लोबल इकोनॉमिस्ट हैं और जो आईएमएफ है, इन्होंने इंडिया की ग्रोथ आउटलुक पर भी अब सुधार बताया है, जिसको मद्देनजर रखते हुए सीएलएसए ने बदलाव किए हैं। जहां तक कि इमर्जिंग मार्केट्स का सवाल है, इनको लगता है कि इंडिया का वैल्यूएशन जो करंट है वहां से भी आप 22% की ओवरऑल अपसाइड मार्केट में देख सकते हैं, जिसके कारण यहां आपको बेहतरीन तरीके से रैली होती हुई दिखाई पड़ सकती है। एफआईआई की जो पोजीशन है वो ओवरबॉट नहीं है इंडियन इक्विटीज में। इनफैक्ट जो एफआईज हैं इनकी पोजीशंस को देखते हुए सीएलएसए को लगता है कि यहां से भी फर्दर हेडरूम है एफआईज की खरीदारी करने के लिए। और अगर हम बात करें जो ईपीएस ग्रोथ है इंडियन कॉर्पोरेट्स के लिए, ये जीडीपी ग्रोथ से सपोर्टेड रहेगी। कौन से स्टॉक्स वो हैं जहां वो बुलिश हैं? हाई कन्विक्शन कॉल्स में रिलायंस इंडस्ट्रीज है, एचडीएफसी बैंक है, आईसीआईसीआई बैंक है, भारतीय एयरटेल है, एसबीआई है। तो आपके स्क्रीन पे देखिए आप जो दिग्गज कंपनीज हैं यहाँ जो सीएलएसए है उनके पसंदीदा स्टॉक्स हैं। इसके अलावा एलएनटी, एक्सिस बैंक, ओएनजीसी, टाटा मोटर्स जैसे काउंटर्स में भी सीएलएसए को यहाँ से फर्दर अपसाइड लगती है। तो ये जो 10 स्टॉक्स का पोर्टफोलियो है लार्ज कैप्स में, यहाँ सीएलएसए काफी बुलिश दिखाई पड़ रहा है और ओवरऑल मार्केट में जैसे कि मैंने पहले कहा 22% की अपसाइड सीएलएसए को लग रही है। जी, बहुत शुक्रिया तमाम डिटेल्स के लिए। और अब बैंक ऑफ बड़ौदा के बाद जिसका ग्राहकों के लिए बड़ी खबर है, बीओबी के मोबाइल ऐप बीओबी वर्ल्ड पर आरबीआई का सख्त एक्शन हुआ है। नए ग्राहक बनाने पर रोक लगा दी गई है। क्यों किया गया है ऐसा और इसका क्या असर होगा, ये बताने के लिए हमारे साथ जुड़ रही हैं हर्षदा सावंत। हर्षदा, क्या कुछ है पूरी रिपोर्ट? बैंकिंग का बिग बॉस आरबीआई दरअसल बैंक ऑफ बड़ौदा के लिए एक सख्त आदेश लेकर आया है। आरबीआई नहीं चाहता कि आने वाले समय में बैंक की जो मोबाइल ऐप है बॉब वर्ल्ड पर कोई नए ग्राहक जोड़े जाएं, पाबंदी लगा दी गई है। दरअसल कुछ खामियों के चलते बॉब वर्ल्ड पर नए ग्राहक अब बैंक नहीं जोड़ पाएगा। एक एहतियातन कदम आरबीआई ने लिया है। कुछ टेक्निकलिटीज हैं जिसे अब बॉब वर्ल्ड को पूरा करना होगा। ध्यान रहे जुलाई 23 में ही बॉब वर्ल्ड पर आरोप लगे थे कि कुछ ग्राहकों के अकाउंट्स में दरअसल छेड़छाड़ की गई थी। अब आरबीआई ऐसी सिचुएशन को दोबारा रिपीट होने नहीं देखना चाहता है, इसीलिए उन्होंने कहा है कि जब तक सारी खामियां जो हैं उनको ठीक नहीं किया जाता, आप नए ग्राहक नहीं जोड़ेंगे। ध्यान रहे बॉब वर्ल्ड पर करीब करीब
3 करोड़ से ज्यादा के यूजर्स हैं। इनमें से जो मौजूदा यूजर्स हैं उन पर इस पर्टिकुलर रोक का कोई इंपैक्ट नहीं आएगा। बॉब वर्ल्ड या फिर बैंक ऑफ बड़ौदा ये भी कहता है कि डिजिटल बैंकिंग सेवाओं पर इस पर्टिकुलर आरबीआई के एक्शन का असर नहीं देखने को मिलेगा। बैंक के कामकाज प्रभावित नहीं होने वाले हैं। बैंक का मोबाइल बैंकिंग ऐप पूरी तरह से सुरक्षित है, लेकिन जो खामियां सामने आरबीआई ने पॉइंट आउट की है उस पर बैंक एक्शन लेता हुआ दिखाई देगा। ध्यान रहे कि ट्रांजैक्शंस के लिहाज से हर साल यह आंकड़ा बढ़ता ही दिखाई दे रहा है। FY 22 से 23 में 26% तक की ग्रोथ प्लेटफॉर्म के ट्रांजैक्शंस में देखने को मिली। इनफैक्ट नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस में भी 26.5% तक का इजाफा बनता दिखाई दिया है। और ग्राहक लगभग हर चीज के लिए बॉब वर्ल्ड पर आते हैं, चाहे वो सेविंग्स अकाउंट हो, करंट अकाउंट हो, FD हो, पर्सनल लोन से लेकर RD तक। ये वो आंकड़े हैं जहां पर ज्यादातर ग्राहक इन सर्विसेज के लिए बॉब वर्ल्ड का इस्तेमाल करते हैं। बहुत शुक्रिया तमाम डिटेल्स के लिए हर्षिता आपका। और इस साल नौकरी के मोर्चे पर अच्छी खबर आई है। सरकार आंकड़ों के मुताबिक देश में जुलाई 2022 से जून 2023 में बेरोजगारी की दर 6 साल के सबसे निचले स्तर पर रही है। NSSO यानी कि नेशनल सैंपल सर्वे के पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे के मुताबिक भारत में बेरोजगारी दर 3.2% रह गई। तो वहीं अगर ग्रामीण बेरोजगारी दर की बात करें तो इसमें भी 6 सालों में सबसे ज्यादा कमी देखने को मिली। इसके अलावा महिलाओं के लिए भी रोजगार के मोर्चे पर अच्छी खबर आई है। बताया गया है इसमें, इस सर्वे में कि 2017-18 के मुकाबले महिला रोजगार की जो दर है वो अब बढ़ गई है और वो बढ़कर 14% हो गई है। वहीं बीते साल अगर बेरोजगारी दर की हम बात करें तो ये 2020-21 में 4.2% था। 19-20 की अगर बात करें तो तब 4.8 था। 18-19 में ये 5.8 था। 17-18 में ये 6% थी और अब ये बढ़ चुका है और ये अब तक के सबसे ऊपरी स्तर पर है। इनकम टैक्स विभाग की कोई भी छापेमारी राजनीतिक बदले से नहीं होती है, ये कहना है CBDT के चेयरमैन नितिन गुप्ता का। CNBC आवाज के साथ एक्सक्लूसिव बातचीत में उन्होंने कहा कि हर सर्च और सर्वे ठोस सबूत के आधार पर ही किए जाते हैं। आमतौर पे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट पर कई जगह से आरोप लगते हैं कि कई बार इनकम टैक्स विभाग के सर्च सर्वे जो है वो राजनीति से प्रेरित होते हैं। ये आरोप कितना सही है? देखिए, ये आरोप प्रत्यारोप लगते रहते हैं, परंतु हम लोग जो भी इवेजन का केस निकल के आता है उसके ऊपर कार्य करते हैं और हमारा जो है सक्सेस रेट बहुत अच्छा है। हमारे जब हमारे पास बहुत ही अच्छी क्रेडिबल एविडेंस होता है, क्योंकि हमारे रिसोर्सेज बहुत लिमिटेड हैं और हम उनको वेस्ट नहीं कर सकते। एनफोर्समेंट एक्शन जब अच्छा होगा तभी उसका जो है डिटरेंस फील होगा। सो ऑब्जेक्टिव वही है कि एनफोर्समेंट एक्शन का डिटरेंस होना चाहिए ताकि टैक्स पेयर जो है, आम टैक्स पेयर है, वो टैक्स की चोरी करने से कतराए, डरे। मतलब किसी भी सर्च सर्वे में राजनीति से प्रेरित सर्च सर्वे नहीं होता है, राजनीति दखलंदाजी नहीं होती। और नए टैक्स रिजीम पर भी उन्होंने बात की कि इसमें फिलहाल कोई बदलाव नहीं होगा। CBDT चेयरमैन नितिन गुप्ता ने ये कहा। साथ ही CNBC आवाज के साथ एक्सक्लूसिव बातचीत में उन्होंने ये भी कहा कि जुलाई 2024 के जो आंकड़े हैं उसके आने के बाद इसकी समीक्षा की जाएगी। हम लोग ओल्ड रिजीम से जहाँ पे ज़्यादा एग्जेम्पशन थे, ज़्यादा रिडक्शन थे, वहाँ से लोगों को शिफ्ट करके लाए नई व्यवस्था के तहत। नई व्यवस्था में हमने कई बार बदलाव भी किए, पिछली बार बदलाव किए। अब लगता है कि नई व्यवस्था में थोड़ा सा ठहराव लाने की ज़रूरत है कि अभी भी उसमें कुछ बातचीत चल रही है बदलाव की? नहीं, कोई बातचीत नहीं चल रही है। अगर आप देखेंगे जो अभी फाइनेंस एक्ट 23 के तहत आया है उसमें मैक्सिमम पॉसिबल एक्सटेंट तक रिलीफ दे दिया गया है, इवन मार्जिनल रिलीफ भी दे दिया गया है। तो ये तो बहुत ही अट्रैक्टिव प्रपोजिशन टैक्स पेयर के सामने है। और आप देखिए कि 7 लाख से अधिक, मतलब 7 लाख तक की आमदनी पे भी आपको कोई टैक्स नहीं है, मार्जिनल रिलीफ है और आपको कोई कागज पत्र रखने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि डिडक्शन नहीं है। टैक्स डिपार्टमेंट को भी वो आसान होगा उसके ऊपर कार्य करना, क्योंकि जब रिटर्न फॉर्म ही बहुत सिंप्लीफाइड हो जाएगा तो उसकी प्रोसेसिंग और हम फास्ट कर पाएंगे, जो टैक्स पेयर की सर्विस बेहतर कर पाएंगे। और कई बार कुछ तकलीफें आती हैं जब डिडक्शन एग्जम्पशन एसएससी सीक करता है। हम पाते हैं कि कुछ गलत क्लेम्स करते हैं उस प्रकार की। कुल मिला के ये माने कि अब जो नई व्यवस्था है जिसको न्यू टैक्स रिजीम हम लोग कहते हैं, जो 23 में एक्ट में लाया था, उसमें फिलहाल कोई फेरबदल की गुंजाइश आप नहीं देखते हैं? जरूरत नहीं महसूस नहीं करते? तो हम उसका अनुभव देखेंगे प्रैक्टिकली, हाउ डज इट अनफोल्ड, कैसे टैक्स पेयर उसको लेता है, उस चीज
जुलाई 24 में सामने आएगी हमारे। और फिर हम तो जुलाई 24 के बाद ही फिर देखा जाए कि इसमें क्या बदलाव कर सकते हैं। और सीबीडीटी चेयरमैन नितिन गुप्ता के साथ ये पूरा एक्सक्लूसिव इंटरव्यू आप देख सकते हैं आज शाम 4:27 पर। और अब बात करेंगे गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल की, जिन्होंने आज मुंबई में वाइब्रेंट गुजरात समिट के लिए रोड शो किया। इसके बाद उन्होंने डिप्लोमेट्स और साथी उद्योगपतियों से मुलाकात की। भूपेंद्र पटेल ने रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी, टाटा सन्स के चेयरमैन एन चंद्रशेखरन, आदित्य बिरला ग्रुप के चेयरमैन कुमार मंगलम बिरला समेत कई बड़े उद्योगपतियों से मुलाकात की। भूपेंद्र पटेल ने उद्योगपतियों को अगले साल 10 और 12 जनवरी को होने वाली वाइब्रेंट गुजरात समिट में आने का न्योता दिया। चीन से फंड लेने और चाइनीज प्रोपेगेंडा फैलाने के आरोप में न्यूज क्लिक के खिलाफ अब सीबीआई ने केस दर्ज करके छानबीन शुरू कर दी है। इसी मामले में सीबीआई की एक टीम दिल्ली में न्यूज क्लिक के फाउंडर और एडिटर प्रवीण पुरकायस्थ के घर पहुंची और उनकी तलाशी ली गई। साथ ही न्यूज क्लिक के दफ्तर पर भी सीबीआई ने छापेमारी की। तो वहीं इस मामले में पुरकायस्थ की जो पत्नी है गीता हरिहरन, उनसे भी सीबीआई पूछताछ सीबीआई ने की है। दरअसल न्यूज क्लिक वेबसाइट पर एफसीआरए नियमों के हनन का आरोप है। इलेक्ट्रिक गाड़ियों और मोबाइल फोन में लगने वाली जो बैटरी है उसके लिए जरूरी लिथियम के उत्पादन की तरफ सरकार में आज एक बड़ा कदम उठाया है। कैबिनेट ने लिथियम समेत कई मिनरल्स के लिए रॉयल्टी की जो दरें थी उसे तय करने का फैसला किया है। इसके अलावा देश भर के युवाओं को एक प्लेटफॉर्म पर लाने के लिए मेरा युवा भारत संस्था बनाने के प्रस्ताव पर भी मुहर लगा दी गई है। देश के युवाओं को विकास और युवाओं की ऊर्जा का कर्तव्य बोध और सेवा भाव के साथ राष्ट्र निर्माण में उपयोग करने के उद्देश्य हेतु माई भारत नाम की एक यूनानिमस संस्था बनाने का निर्णय लिया है। माई भारत, मेरा युवा भारत। और कैबिनेट की पूरी खबर जानने के लिए चलते हैं लक्ष्मण रॉय जी के पास। लक्ष्मण जी, कैबिनेट में क्या क्या और अहम फैसले लिए गए? कैबिनेट का फैसला, कई सारे इसमें अहम फैसले लिए गए। खास करके लिथियम को लेकर जो फैसला लिया गया वो काफी अहम है, लेकिन सिर्फ लिथियम नहीं बल्कि लिथियम के साथ ही और जो अहम मिनरल्स है उस पर भी रॉयल्टी लाने का फैसला सरकार की तरफ से लिया गया है। इसके अलावा युवाओं को ध्यान में रखते हुए युवाओं के लिए एक संस्था बनाने की बात कही गई है और इस संस्था को बनाकर तमाम जितने भी युवा हैं उसको एक छत के नीचे यानी कि मेरा युवा भारत नाम से ये संस्था होगी, जिसके तहत एक प्लेटफॉर्म पर देश भर के युवाओं को लाने की कोशिश की जाएगी। इसके प्रस्ताव पर भी आज कैबिनेट में मुहर लग गई। और यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन जल्द होंगे हाजिर, आप बने रहे हमारे साथ। कैबिनेट के फैसलों की, दरअसल कैबिनेट ने आज कई अहम फैसले लिए जिसमें इलेक्ट्रिक गाड़ियों और मोबाइल फोन में लगने वाली जो बैटरी के लिए जरूरी होता है लिथियम, उसके उत्पादन की तरफ सरकार में आज एक और बड़ा कदम उठाया है। इसके अलावा कैबिनेट ने लिथियम समेत कई ऐसे मिनरल्स हैं जिनकी रॉयल्टी की दरें तय करने का फैसला किया है। इसके अलावा देश भर के युवाओं को एक प्लेटफॉर्म पर लाने के लिए मेरा युवा भारत संस्था बनाने के प्रस्ताव पर भी मंजूरी मिल गई। इस खबर पर दरअसल आपको बता दें कि कई अहम फैसले थे जिसमें से लिथियम सबसे अहम था और साथ ही ये कि युवाओं को अब एक प्लेटफॉर्म पर कैसे जोड़ा जाए इसके लिए एक संस्था बनाने की बात कही गई, जिसमें मेरा युवा भारत संस्था बनाने के प्रस्ताव पर सरकार ने मुहर लगा दी है। इसके अलावा लिथियम ब्लॉक की नीलामी जल्द शुरू की जाएगी, ये भी कहा गया है कैबिनेट के फैसले में। और आपको बता दें कि कमर्शियल माइनिंग पर 3% की रॉयल्टी की बात कही गई है, रॉयल्टी तय करने की बात कही गई है सरकार की तरफ से कई सारे मिनरल्स पे, जिसमें ये भी है माइनिंग पर 1% की रॉयल्टी है। और मेरा युवा भारत ये एक स्वायत्त संस्था होगी जिसको बनाने के फैसले पर आज कैबिनेट में मुहर लगा दी। युवाओं में नेतृत्व क्षमता, स्किल डेवलपमेंट पर जोर और जितने भी युवा देश भर के हैं उनको एक प्लेटफॉर्म पर लाने की बात, विकास में युवाओं की भागीदारी बढ़ाने पर जोर देने के लिए कैबिनेट का ये बहुत अहम फैसला जिस पर आज मुहर लगी है। स्वायत्त संस्था की तरह ये जो संस्था है वो काम करेगी और इससे युवाओं को ज्यादा से ज्यादा युवाओं को जोड़ा जाएगा। लिथियम की जो कमर्शियल रॉयल्टी है वो तय की जाएगी 3%, इस पर भी आज बात कही गई है। ईवी और मोबाइल की बैटरी में ये लगता है और काफी महत्वपूर्ण है भारत के लिए और इसीलिए इसकी रॉयल्टी तय करने की बात कही गई है। इसके अलावा भी कई अहम फैसले कैबिनेट के आज।
कैबिनेट का अहम फैसला जो हम आपको बार बार बता रहे हैं, दरअसल लिथियम के उत्पादन की तरफ सरकार में एक और बड़ा कदम उठाया है और इस बड़ा कदम के तहत अब जो रॉयल्टी होती है वो फिक्स करने की बात कही गई है। इसके साथ ही बहुत अहम मेरा युवा भारत स्वायत्त संस्था बनाने की बात, अक्सर प्रधानमंत्री मोदी को युवाओं को लेकर काफी उत्साहित होते हुए हमने देखा है और हमेशा वो युवाओं की बात करते हैं और साथ ही युवा शक्ति की बात करते हैं। अब उसी युवा शक्ति के लिए एक स्वायत्त संस्था बनाने की बात कही गई है। कैबिनेट के और फैसलों पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं लक्ष्मण रॉय जी। लक्ष्मण जी, और क्या कुछ अहम फैसले रहे आज कैबिनेट के? दरअसल कैबिनेट की बैठक में दो बड़े फैसले लिए गए। एक सबसे महत्वपूर्ण फैसला जो हमारी आपकी जिंदगी से जुड़ा हुआ है, ये मोबाइल फोन हो या फिर इलेक्ट्रिक गाड़ी हो, आप देखते हो वो काफी महंगे होते हैं कई बार, और महंगे होने की पीछे वजह है कि इनमें जो बैटरी लगती है, उस बैटरी में जिस लिथियम मिनरल का इस्तेमाल किया जाता है वो भारत में मिलता ही नहीं है, भारत में उसका उत्पादन नहीं होता है। अब सरकार ने इस लिथियम समेत अन्य मिनरल की कमर्शियल माइनिंग का रास्ता खोल दिया है और कैबिनेट में इस बारे में महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए 3% रॉयल्टी लिथियम की माइनिंग पर तय करने का फैसला लिया गया है। इसके अलावा नियोबियम है जिसकी कमर्शियल माइनिंग पर 3% की रॉयल्टी लगेगी। दूसरे जो रेयर अर्थ मिनरल्स हैं उस पर 1% की रॉयल्टी लगेगी। और अब इस कैबिनेट के फैसले के बाद बहुत जल्द लिथियम माइनिंग के लिए बोली सरकार मंगाएगी। तो ये तो रही बात लिथियम समेत दूसरी माइनिंग की कमर्शियल माइनिंग का रास्ता खोलने को लेकर के। दूसरा महत्वपूर्ण फैसला लिया गया है वो यह है कि मेरा युवा भारत के नाम से एक ऑटोनॉमस बॉडी बनाया जाएगा। इसको कैबिनेट ने मंजूरी दी है। ये दरअसल देश भर के जो युवा हैं उनको एक प्लेटफॉर्म पर जोड़ने का प्रयास करेगा और इसके तहत युवाओं में नेतृत्व क्षमता विकसित करने, स्किल डेवलपमेंट कराने, सरकारी सुविधाएं उन तक पहुंचाने, इसके लिए ये संस्था काम करेगा। तो ये दो बड़े फैसले यहाँ पे लिए गए। जी, बहुत शुक्रिया तमाम डिटेल्स के लिए आपका लक्ष्मण जी। और अब बात करेंगे क्रिकेट वर्ल्ड कप की। और आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 का आज 9वां मैच खेला जा रहा है। इस मैच में भारत और अफगानिस्तान आमने सामने हैं। दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में यह मुकाबला खेला जा रहा है। इस मैच में अफगानिस्तान ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया। इस मैच में भारत ने अपनी टीम में एक बदलाव किया है। इसमें आर अश्विन की जगह शार्दुल ठाकुर को मौका दिया गया है। दोनों टीमों का ये मैच इस वर्ल्ड कप का दूसरा मैच है। अब तक अफगानिस्तान ने 3 विकेट के नुकसान पर 150 रन बना लिए हैं। तो वहीं हेड टू हेड रिकॉर्ड की अगर बात करें तो भारत का पलड़ा भारी है। दोनों टीमों के बीच अब तक 3 वनडे मैच खेले गए हैं, जिनमें से 2 बार इंडिया को जीत मिली है और 1 मैच टाई रहा। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों पर लगातार अपडेट के लिए आप बने रहें CNBC आवाज के साथ।